हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। अब तक की एक भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे नहीं छूटेगी। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल की सबसे अपडेटेड ब्रेकिंग न्यूज है क्या? बैटल ऑफ बंगाल में आज किसने क्या बयान दिया, कौन से इल्जाम लगाए, असम के अखाड़े में योगी आदित्यनाथ ने आज कौन सा दाव चला, तो गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में रोड शो करके ममता को कैसे करारा जवाब दिया, आपको बताऊंगी। और इन तमाम खबरों के पीछे दरअसल राजनीति क्या है। बंगाल में दीदी आज किसकी पूजा पर बैन लगाने का ऐलान कर चुकी हैं। बीजेपी के बंगाल विजय अभियान पर बातचीत करने के लिए रूपा गांगुली हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगी अब से करीब 20 मिनट बाद। लेकिन उससे पहले आपके सामने बंगाल की कुछ ब्रेकिंग न्यूज तूफानी अंदाज में। बंगाल में पहले चरण के मतदान के पहले आज बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह ने एक रोड शो किया है। रोड शो में हजारों की तादाद में लोग नजर आए। मिदनापुर का इलाका शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है और 27 मार्च को पहले चरण में यहां पर वोट डाले जाएंगे। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने अमित शाह से की एक्सक्लूसिव बातचीत। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का धरती पुत्र ही बनेगा और 200 सीटों के साथ बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। मेदिनीपुर में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। भीड़ देखिए, अमित शाह जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये भीड़ एक बदलाव की बयार का संकेत है? निश्चित रूप से बदलाव का संकेत है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दीदी बार बार बाहरी का मुद्दा उठा रही हैं। देखिए, उनको मालूम नहीं है मेरी पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, अखिल भारतीय पार्टी है। मैं मेरी पार्टी का प्रचार करना चाहता हूँ। बाहरी के मुद्दे के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री बंगाल का धरती पुत्र बनेगा। अब की बार 200 पार है सर? पक्का 200 पार। अब की बार 200 पार गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है और आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अमित शाह के रोड शो में भीड़ उमड़ी है। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, मेदिनीपुर। तो आपने खास बातचीत अमित शाह की देखी जो अभी आपने इंडिया टीवी के कैमरे पर देखी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अमित शाह ने इंडिया टीवी के कैमरे पर यह ऐलान किया कि बंगाल का धरती पुत्र ही बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनेगा। अभी तक इसको लेकर संशय था कि क्या दिल्ली से किसी को वहां मनोनीत किया जा सकता है, कौन होगा ये चॉइस, और अब ये सामने है। जाहिर सी बात है ममता बनर्जी के लिए अब ये एक और मुश्किल होगी, क्योंकि अगर बंगाल का ही मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है तो फिर ममता बनर्जी का बंगाल अस्मिता को लेकर अपने दावों को सामने प्रस्तुत करना अब उतना मायने या वजन नहीं रखेगा। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के गोसाबा में एक चुनावी रैली की और इस रैली में अमित शाह ने आज टीएमसी पर अपने शब्दों के बाण चलाए। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में स्कीम लेकर आए हैं, लेकिन ममता दीदी बंगाल में स्कैम लेकर आई। जरा सुनिए अमित शाह का ये बयानों वाला बम। प्रधानमंत्री जी ने, श्री मोदी जी ने 115 योजनाएं बनाई है। योजनाओं को अंग्रेजी में स्कीम कहते हैं। स्कीम क्या कहते हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? एक और मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं। स्कैम बनाए हैं। गरीबों का पैसा ये कट मनी वाले ले जाते हैं। ये बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नारदा शारदा स्कैम, ब्रिज स्कैम, तोलाबाजी, कटमनी, ये सारे स्कैम और आरोप बंगाल में आज नहीं बल्कि पहले कई सालों से गूंज रहे हैं, बीते 5 सालों से। दरअसल 2016 के चुनाव से ठीक पहले कोलकाता शहर में एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर गिरा था। भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप भी लगे थे, लेकिन जनता ने फिर ममता बनर्जी को ही चुना था। हाँ, फर्क सिर्फ यह है कि 2021 में इस बार ममता बनर्जी और टीएमसी का इकबाल धूमिल पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी भी है।
हो सकता है। बंगाल के इलेक्शन से बड़ी खबर है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर बीजेपी पर हिंसा वाला बयान बम फेंक दिया है और दीदी बोली बीजेपी दंगों की पूजा करती है, इसलिए बंगाल में बीजेपी की पूजा नहीं। ममता ने और क्या कहा, सुनिए। দুর্গা পুজো করুক, কালী পুজো করুক, জাম্বুবান পুজো করুক, আমার কোনো বাধা নেই। বিজেপি পুজো হবে না, তার কারণ ওরা দাঙ্গার পুজো করে। দাঙ্গা পুজো হবে না। আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান সবাই, আদিবাসী, ওবিসি থেকে শুরু করে সবাই এক। 2002 के बाद से भारतीय जनता पार्टी पर दंगों की राजनीति करने का आरोप लगातार लगता रहा है। पहले कांग्रेस ने इन आरोपों के बिना पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, अब बंगाल में टीएमसी कर रही। फर्क यह है कि बंगाल में दोनों ही विरोधी पार्टियां एक दूसरे पर दंगों की राजनीति का लगातार आरोप लगा रही हैं। चूंकि टीएमसी सत्ता में है, इसलिए चुनाव में जो आरोप की चुभन है वो टीएमसी को ज्यादा महसूस हो रही। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आज बहुत तीखा हमला बोला। ममता को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जब ममता बनर्जी पर आज बहुत तीखा हमला बोला। ममता को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जब बंगाल में अम्फान तूफान आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए भेजे, लेकिन यहां के लोगों को कुछ नहीं मिला। भतीजा एंड कंपनी ये पैसा खा गई। मित्रों, मोदी जी पैसा तो बहुत भेज रहे हैं। अम्फान आया था ना भाई, आया था नहीं आया था? मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये कहां गया? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है। भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई। आप चिंता मत करिए, मोदी जी ने भेजा हुआ पाई का पैसा जिन्होंने चोरी किया है, एक एसआईटी बनाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के पास नारों की कमी नहीं है। जब कांग्रेस को 2014 में घेरना था तो उस वक्त मामा जी यानी कि कोतरोकी और दामाद जी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की चर्चा हुआ करती थी, और अब भतीजा जी यानी कि अभिषेक बैनर्जी की चर्चा हो रही है। अभिषेक बैनर्जी पर आरोप तो कई हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पकड़ में आया नहीं है। अमित शाह के जवाब में पुरुलिया के काशीपुर में पब्लिक मीटिंग के दौरान ममता ने बंगाल चुनाव को लेकर जो मांग की है वो अभी नेशनल ब्रेकिंग बनी हुई है। ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो बंगाल में बीजेपी को वोट दिलाने के लिए बीजेपी शासित प्रदेश की पुलिस भेज रहे हैं। ममता ने केंद्र सरकार को लेकर चुनाव आयोग से क्या मांग की, सुनिए। আজকে রাজ্য সরকারের সব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে, তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই 5টা রাজ্যে কেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে থাকবে না? তুমি উত্তরপ্রদেশের পুলিশ পাঠাচ্ছ কেন? ভোট দখল করার জন্য? বিজেপি রাজ্য থেকে পুলিশ পাঠাচ্ছ দেখে দেখে। আমার কাছে সব খবর আছে। বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বো না, লড়ে নেব, খেলা হবে। चुनावों से पहले बचाव कर रही पार्टी हमेशा आक्रामक बन जाती है और तरह तरह के आरोप भी लगाती है, लेकिन 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से एक नया ट्रेंड सामने आया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को घेरने का एक नया ट्रेंड। अगर चुनाव आयोग केंद्र सरकार की पिट्ठू के तौर पर काम करने लगे तो क्या देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं? जाहिर सी बात है, निहित स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल अब चुनाव आयोग पर जिस तरह से निशाना साध रहे हैं, ये एक अच्छा ट्रेंड तो नहीं है। अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल से वादा किया कि वो कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार नोबेल की तर्ज पर टैगोर और ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजीत रे पुरस्कार लाएगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक है। मित्रों, हमने नोबेल प्राइज की तौर पर, टैगोर प्राइज और ऑस्कार की तौर पर सत्यजीत रे अवार्ड बनाकर ये 2 महान बंगाल के सपूतों को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। और बंगाल क्यों कलकत्ता को सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से दुनिया भर में चर्चित बंगाल को अगर आज हम सांस्कृतिक और वैचारिक खोखलेपन के लिए दोष देते हैं
तो इसके लिए सबसे बड़ा हाथ बंगाल पर राज करने वाली तमाम सरकारों का है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, वामपंथी दल की रही हो या फिर टीएमसी की। काश राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर बंगाल के गौरव के लिए वहां पर राज कर रही सरकारों ने कुछ तो किया होता। और असम की राजनीति में आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन था। गुवाहाटी में बीजेपी ने आज असम विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 10 बड़े संकल्प रखे हैं। बीजेपी ने असम की जनता से 8 लाख प्राइवेट नौकरियां, 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। बीजेपी ने 30 लाख गरीब परिवार को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी ने घुसपैठ के मुद्दे पर अपना वादा फिर दोहराया और कहा कि वो असम में सही एनआरसी को लागू करेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि फिर इससे पहले भी केंद्र और राज्य में उन्हीं की सरकार थी, तो फिर सही एनआरसी लागू क्यों नहीं हुआ? हम असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। 2016 का चुनाव असम में भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी के मुद्दे पर जीता, और उसके बाद जब एनआरसी की पहली टेंटेटिव लिस्ट आई तो 19 लाख घुसपैठियों की बात कही गई, जिसमें सिर्फ 4.5 लाख मुसलमान थे। भारतीय जनता पार्टी घबराई, लगा चलिए फाइनल लिस्ट आने दीजिए फिर देखते हैं। 40 लाख लोग घुसपैठिए बताए गए, जिसमें सिर्फ 8 लाख मुसलमान थे। जाहिर सी बात है, अब इस एनआरसी लिस्ट को भारतीय जनता पार्टी कैसे मान सकती है? तो चुनाव जीतना है, अब करेक्टेड एनआरसी, नया एनआरसी कराएंगे। क्या बीजेपी इन 10 संकल्पों पर असम में दोबारा सरकार बना पाएगी? हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से खास बातचीत की। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वो 100 से ज्यादा सीटें जीतकर असम में फिर से सरकार बनाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस को घेरते हुए यह आरोप लगाया कि सीएए के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कुछ और किया कुछ। अब पहला सवाल सर आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप बात कर रहे हैं लगातार कि 100 के पार इस बार बीजेपी होगी आसाम में। इन 10 संकल्पों के साथ आपको लगता है कि 100 के पार का आंकड़ा हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा माहौल बीजेपी पक्ष में बन रहा है, और जनता पिछले 5 साल में हमने जो दुर्नीति भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो मजबूत कदम उठाए, इससे जनता को लाभ मिला है और जनता को इज्जत भी मिला है। और दूसरी तरफ प्रदूषण मुक्त असम निर्माण के सिलसिले में हमने 10 करोड़ रुपए का प्लांटेशन किया है। और सीए को लेकर के सोनोवाल साहब किस तरह से आप लोगों का रुख रहेगा? अरे सीए का बात तो सीए एक नेशनल एक्ट है, उसको लागू होगा। कांग्रेस कह रही है कि लागू नहीं करेंगे हम, अगर हम सरकार में आए। कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड सबको मालूम है। सर्वराज सरकार के लिए जाहिर सी बात है, उम्मीद यही है कि 100 के पार। लेकिन हेमंत विश्वा शर्मा के नॉमिनेशन में जो जबरदस्त भीड़ दिख रही थी, उसके बाद तो शायद मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि उनकी कुर्सी बचेगी या हेमंत विश्वा शर्मा के पास जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने आज असम में 3 रैलीज की और तीनों रैलीज में योगी के निशाने पर रही कांग्रेस। असम के बोरखाल में योगी ने कांग्रेस पर देश के बंटवारे पर विस्फोटक अटैक किया। योगी बोले कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों ने ही देश को विभाजन की कगार पर पहुंचाया था, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आज भारत का हिस्सा होते। विकास के पैमाने पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, लेकिन विकास के नाम पर तुष्टीकरण भी नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति ने ही तो भारत की अपूर्णीय क्षति की है। मैं देख रहा हूं बांग्ला भाषी बोलने वाले बहुतायत लोग हैं, और इन लोगों के पूर्वजों को कांग्रेस की सत्ता लोलुप राजनीति 1947 में विभाजन के कगार पर पहुंचाने के लिए मजबूर की थी। एक कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियां सिर्फ देश को विभाजन के कगार पर पहुंचाई थी, अन्यथा बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता है। वृहत, अनावृत और अखंड भारत की परिकल्पना संघ परिवार का वो सपना है जिसे साकार करने की ख्वाहिश हर भारतीय जनता पार्टी के नेता में होती है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश एक कूटनीतिक सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन अगर देश के विभाजन और फिर पाकिस्तान के विभाजन के नाम पर देश में 70 साल बाद भी राजनीति हो रही है तो क्या बुरा है, क्योंकि राजनीति पूरा सच या पूरा झूठ तो होती नहीं, ये सिर्फ व्यवहारिकता होती है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज असम के सिलचर में भी रैली की। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर विस्फोटक अटैक किए। मन से विकास बनाम अलगाववाद का नारा देते हुए कहा, कांग्रेस घुसपैठ कराकर असम को अलगाववाद और अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है। सुनिए योगी ने कैसे लोगों से सवाल करते हुए कांग्रेस को घेरा। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो विकास सबके विकास की बात करती है, लोक कल्याण की बात करती है, उसे इंप्लीमेंट भी करती है। भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, कहीं एयरपोर्ट, कहीं रेलवे, कहीं पर हाईवे, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर हायर एजुकेशन के किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन कांग्रेस के समय में क्या होता था? अलगाववाद, आपसी झगड़े, बंदी, अराजकता, और कांग्रेस आज भी वही कार्य कर रही है। असम के अंदर यूडीएफ के साथ कांग्रेस का समझौता और कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का समझौता इस बात को प्रदर्शित करता है कि भाजपा तो विकास के पथ पर असम को आगे ले जाना चाहती है, असम के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस घुसपैठ करा करके एक बार फिर से असम को अलगाव और अराजकता की ओर धकेलने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बनना चाहती है। असम और बंगाल में घुसपैठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए अस्तित्व की राजनीति रही है। आधिकारिक तौर पर पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों की बढ़ती तादाद की वजह से ही भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध किया था। लेकिन उसके बाद से पलायन के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बीजेपी हिंदुओं के पलायन को तो सही मानती है, लेकिन मुसलमानों के पलायनों पर भवें टेढ़ी कर लेती है। और अगर ऐसा नहीं करती तो 2016 में कांग्रेस को पछाड़ती कैसे? आरएसएस पर राहुल गांधी ने आज ऐसा क्या कह दिया कि दक्षिण में पूरा बवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी की बात सुनाएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।